हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है कॉलम्स। कॉलम्स हम सब जानते हैं, बिल्डिंग में जो हमारा वर्टिकल मेंबर रहता है, जो ये मेरा वर्टिकल मेंबर है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम्स। ये कैसा मेंबर होता है? कंप्रेसिव मेंबर। क्यों? क्योंकि इसमें जो फोर्सेस आते हैं वो कंप्रेसिव फोर्सेस आते हैं। क्लियर? तो कॉलम मेरा हो गया कैसा? एक्सियल कंप्रेसिव मेंबर। सेकंड है मेरा पेडेस्टल। क्या होता है? इट इज़ द नेम ऑफ शॉर्ट कंप्रेशन मेंबर ऑफ आरसीसी और मैसनरी। मैसनरी में जो शॉर्ट कंप्रेसिव मेंबर होता है, मतलब ऐसा मेंबर जो फ्लोर टू रूफ कनेक्टेड ना हो। ये मेरा अगर फ्लोर है और ये रूफ है, तो फ्लोर टू रूफ कनेक्टेड ना हो, ऐसा उस मेंबर को बोलते हैं हम पेडेस्टल। मतलब ये शॉर्ट कंप्रेशन मेंबर होता है, इसकी हाइट शॉर्ट रहती है। कॉलम की हाइट क्या है? पूरा फ्लोर टू रूफ रहती है, बट पेडेस्टल की जो हाइट है वो शॉर्ट हाइट रहती है। और ये या तो आरसीसी का बना रहता है या मैसनरी का बना रहता है। नेक्स्ट है मेरा स्ट्रट। स्ट्रट क्या होता है? हमारा जो ट्रस है उसमें जो कंप्रेसिव मेंबर होता है उसको हम स्ट्रट बोलते हैं। नेक्स्ट पोस्ट। इट इज़ द कंप्रेसिव मेंबर ऑफ रूफ ट्रस। अब ट्रस में भी क्लासिफाई कर दिया कि जो रूफ ट्रस में कंप्रेशन मेंबर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पोस्ट। और अगर कोई भी ट्रस है रूफ ट्रस के अलावा, उसके कंप्रेशन मेंबर को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रट। नेक्स्ट है मेरा स्टेंशन। स्टेंशन क्या होता है? इट इज़ अ मेटेलिक कंप्रेशन मेंबर मेड ऑफ रोल्ड मेटल सेक्शन। मान लीजिए स्टील स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टील स्ट्रक्चर में अपन जो रोल्ड सेक्शन यूज़ करते हैं, चाहे वो आई सेक्शन हो या सेक्शन हो, तो इन रोल्ड सेक्शंस को जब हम एज अ कंप्रेशन मेंबर यूज़ करते हैं तो हम बोलेंगे इसको स्टेंशन। इसकी कंडीशन क्या है? ये मेटेलिक होना चाहिए, मेटल का होना चाहिए, चाहे वो कास्ट आयरन हो या स्टील हो। नेक्स्ट है मेरा बूम। बूम क्या होता है? इट इज़ द प्रिंसिपल कंप्रेशन मेंबर ऑफ क्रेन। क्रेन हम जानते हैं, तो क्रेन में जो प्रिंसिपल कंप्रेशन मेंबर होता है उसको हम बोलते हैं बूम। मेन दो तरह के कंप्रेशन मेंबर होते हैं बेसिकली। एक हो गया मेन कंप्रेशन मेंबर, एक हो गया जो इंटरमीडिएट कंप्रेशन मेंबर रहता है। तो जो मेन कंप्रेशन मेंबर है उसी को हम बूम बोलते हैं। तो ये मेरे टाइप्स ऑफ कंप्रेशन मेंबर थे कॉलम के अलावा। पेडेस्टल, स्ट्रट, पोस्ट, स्टेंशन, बूम, ये सब भी क्या हैं? कंप्रेशन मेंबर के डिफरेंट नेम्स हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कोई भी कंप्रेशन मेंबर होता है उसमें फेल्यूर किस प्रकार होता है। तो अगर मान लीजिए कोई मेरा कॉलम है तो इसमें फेल किस प्रकार से हो सकता है? दो प्रकार से हो सकता है। या तो ये बेंड कर जाए या फिर इसमें बीच में से क्रशिंग हो जाए। तो दो तरह से फेल्यूर हो गया। या फिर तीसरा फेल्यूर कि हमारा बेंड भी हो जाए और क्रशिंग भी हो जाए साथ में। तो हमारा जो मोड्स ऑफ फेल्यूर है वो देख लेते हैं। पहला है इलास्टिक बेंडिंग, या इसको बकलिंग भी बोलते हैं या इलास्टिक अनस्टेबिलिटी भी बोलते हैं। बेसिकली हमारी जो बेंडिंग होती है वो लॉन्ग कॉलम्स में होती है। लॉन्ग कॉलम्स में क्यों होती है? क्योंकि अगर हमारे कॉलम की हाइट ज़्यादा होगी तो इस पर विंड प्रेशर या फिर और भी लोड के कारण ये बहुत जल्दी बकल कर जाएगा। क्योंकि जितनी ज़्यादा लेंथ की मेंबर होती है उतनी ही जल्दी वो बेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कोई वायर ले लें और उसकी अगर लेंथ ज़्यादा है और उस पर अगर कंप्रेसिव लोड लगाएं तो वो जल्दी बेंड हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू अगर उसकी लेंथ कम है तो लॉन्ग कॉलम हमारे किस प्रकार से फेल होते हैं? बेंडिंग के कारण या बकलिंग के कारण। नेक्स्ट है क्रशिंग या यील्डिंग। इस टाइप का जो फेल्यूर होता है वो हमारे शॉर्ट कॉलम्स में होता है।
जो हमारे शॉर्ट कॉलम्स रहते हैं उनमें जब एक्सियल लोड आता है तो इनकी हाइट कम रहती है, तो इस कारण क्या है, ये बकल नहीं हो पाते, ये बीच में से क्रशिंग हो जाती है, ये बीच में से क्रैक आ जाता है इनमें और ये बीच में से टूट जाते हैं। तो इस टाइप के फेल्यूर को हम बोलते हैं क्रशिंग, और ये बेसिकली शॉर्ट कॉलम में होती है। नेक्स्ट है मेरा कंबाइंड बकलिंग एंड क्रशिंग। तो जो इंटरमीडिएट कॉलम होते हैं, जो ना शॉर्ट होते हैं ना लॉन्ग होते हैं, इन दोनों के बीच में जो कॉलम्स होते हैं इंटरमीडिएट कॉलम, वो कैसे फेल होते हैं, बकलिंग के कारण भी और क्रशिंग कंबाइंड, मतलब इनमें बकलिंग भी आ जाती है थोड़ी सी और क्रशिंग भी हो जाती है। तो इस प्रकार के फेलियर को हम बोलते हैं कंबाइंड बकलिंग एंड क्रशिंग। अब हम ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कॉलम हमारा शॉर्ट है कि लॉन्ग है या इंटरमीडिएट है, तो इसको क्लासिफाई करने के लिए हम आगे पढ़ेंगे। एक टर्म होता है हमारा स्लेंडरनेस रेशो, इसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं कि हमारा कॉलम लॉन्ग है या शॉर्ट है या इंटरमीडिएट कॉलम है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्रिटिकल लोड क्या होता है। तो क्रिटिकल लोड इज़ दैट एट विच कॉलम इज़ इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब ये वो लोड है जिस पर हमारा कॉलम जस्ट स्टेबल कंडीशन में है, अगर इससे लोड थोड़ा सा भी बढ़ाया तो ये कॉलम फेल हो जाएगा। इफ़ द अप्लाइड लोड इज़ मोर देन क्रिटिकल लोड देन कंडीशन ऑफ इलास्टिक इनस्टेबिलिटी सेटअप, हैंस कॉलम विल रीच इनटू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब क्या हुआ, अगर हमने लोड क्रिटिकल लोड से ज़्यादा बढ़ा दिया तो ये जो कॉलम स्टेबल कंडीशन में था वो अनस्टेबल हो जाएगा, तो इसमें या तो बकलिंग हो जाएगी या क्रशिंग हो जाएगी और ये कॉलम मेरा अनस्टेबल कंडीशन में पहुंच जाएगा। तो एट क्रिटिकल लोड हमारा जो रिस्टोरिंग मोमेंट बराबर हो जाता है ओवरटर्निंग मोमेंट। अब ये रिस्टोरिंग और ओवरटर्निंग मोमेंट क्या होते हैं, तो जब कॉलम में लोड लगता है तो किसी एक स्पेसिफिक लोड तक ये स्टेबल कंडीशन में रहता है। तो वो स्टेबल कंडीशन में क्यों रहता है, क्योंकि ये जो कॉलम है इस पर एक रेजिस्टिंग मोमेंट लग रहा था जो इस लोड को रेजिस्ट कर रहा था, या इस लोड से होने वाले डिफ्लेक्शंस या डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट कर रहा था। तो जो मोमेंट लोड के कारण आने वाले डिफॉर्मेशन और डिफ्लेक्शन को रेजिस्ट करे उस मोमेंट को हम बोलते हैं रिस्टोरिंग मोमेंट। क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग मोमेंट, क्योंकि ये कॉलम को अपनी पोजीशन में रिस्टोर कर रहा है। और जो मोमेंट कॉलम को फेल करने की कोशिश करे, मतलब अगर हम इस कॉलम पर लोड लगाएंगे तो ये बकल करेगा। बकल क्यों करेगा, क्योंकि इस लोड के कारण एक मोमेंट जनरेट हो जाएगा जो इसको फेल करने की कोशिश करेगा। तो जिस मोमेंट के कारण हमारा कोई भी स्ट्रक्चर फेल होता है उस मोमेंट को बोलते हैं हम ओवरटर्निंग मोमेंट, क्योंकि ये मोमेंट इस स्ट्रक्चर को ओवरटर्न करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा दोनों मोमेंट क्लियर हो गए। जो मोमेंट हमारे स्ट्रक्चर को फेल करने की कोशिश करे उसको हम बोलते हैं ओवरटर्निंग मोमेंट, और जो मोमेंट हमारे स्ट्रक्चर को ये जो एक्सटर्नल लोड के कारण मोमेंट जो जनरेट हो रहा है उसको रेजिस्ट करे उसको हम बोलेंगे रिस्टोरिंग मोमेंट। तो रिस्टोरिंग मोमेंट को हम एम से शो करेंगे और ओवरटर्निंग मोमेंट को m0 से। तो अगर मेरा mr ग्रेटर देन m0 है, मतलब रिस्टोरिंग मोमेंट ज़्यादा है और हमारा जो ओवरटर्निंग मोमेंट है वो कम है, तो अगर हमारा फेल करने वाला मोमेंट कम है तो मेरा स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, स्टेबल, क्योंकि ये रोक रहा है तो रोकने वाली चीज़ ज़्यादा है और गिराने वाली कम है, तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, स्टेबल। वहीं पर अगर इसका अपोजिट हो जाए, रेजिस्टिंग कम हो जाए और ओवरटर्निंग ज़्यादा हो जाए तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल। नेक्स्ट है मेरा यूलर्स बकलिंग थ्योरी। अभी हमने पढ़ा था कि हमारा जो कॉलम फेल होगा वो या तो बकलिंग के कारण फेल होगा या क्रशिंग के कारण फेल होगा। इस बकलिंग और क्रशिंग को डिफाइन करने के लिए हमें दो लोगों ने दो अलग अलग थ्योरी दी। पहले थे यूलर
और दूसरे थे रैंकाइन। इन्होंने कॉलम को डिज़ाइन करने के लिए अपनी अपनी थ्योरी दी। तो हम पहले यूलर की थ्योरी देख लेते हैं। अब इसका नाम क्या है, यूलर बकलिंग थ्योरी। और हमने पढ़ा था कि बकलिंग के कारण हमारे किस प्रकार के मेंबर फेल होते हैं, लॉन्ग कॉलम जो होते हैं वो फेल होते हैं। तो ये जो थ्योरी है ये एप्लीकेबल होगी केवल लॉन्ग कॉलम्स में, क्योंकि ये बकलिंग थ्योरी है। तो हम देख लेते हैं इसमें। एट बकलिंग स्टेज इलास्टिक बेंडिंग अकर्स एंड कंडीशन ऑफ इलास्टिक अनस्टेबिलिटीज डेवलप। मतलब बकलिंग स्टेज में क्या होगा कि ये जो कॉलम है ये लोड के कारण अपनी जो स्टेबल कंडीशन है उसको छोड़ के और अनस्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। एट क्रिटिकल स्टेज, या जिसको बकलिंग स्टेज भी बोलते हैं, डिफ्लेक्शन कॉज्ड बाय बेंडिंग बिकम्स प्रोग्रेसिव। मतलब होता क्या है कि स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर में थोड़ी सी ही बेंडिंग आती है, बट जैसे ही हम क्रिटिकल स्टेज में पहुंचते हैं, मतलब मेरा जो लोड है वो क्रिटिकल मोमेंट से ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो बेंडिंग आ रही थी वो एकदम से सडनली इंक्रीज़ हो जाती है, प्रोग्रेस करने लग जाती है। किस क्रिटिकल स्टेज पे मेरा जो कॉलम है वो स्टेबल से अनस्टेबल कंडीशन में जा रहा है, उस लोड को हम फाइंड आउट करेंगे कि ये जो मेरा लोड है, इस लोड से ज़्यादा मैंने लोड लगाया तो मेरा जो कॉलम है वो फेल हो जाएगा। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, ये क्रिटिकल लोड P। नेक्स्ट देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं तो हमें एजम्पशन पढ़ना पड़ते हैं। तो इसमें भी हम एजम्पशन लेके चलेंगे कि हमारा मटेरियल होमोजीनियस आइसोट्रोपिक लीनियर इलास्टिक रहेगा, इन विच हुक्स लॉ इज़ वैलिड। होमोजीनियस आइसोट्रोपिक और लीनियर इलास्टिक के बारे में हम इलास्टिक कांस्टेंट वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। जिसको भी डाउट हो वो इलास्टिक कांस्टेंट वाला वीडियो देख के अपने डाउट क्लियर कर सकता है। अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे लिख सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। द सेकेंड हमारा एजम्पशन है, द कॉलम इज़ परफेक्टली स्ट्रेट व्हेन अनलोडेड एंड प्रिज्मेटिक। लोडिंग से पहले हमारा कॉलम कैसा रहेगा, बिल्कुल परफेक्टली स्ट्रेट। और कॉलम कैसा रहेगा, प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक भी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि प्रिज्मेटिक बार या कॉलम क्या होते हैं, जिनका एरिया कांस्टेंट रहता है। और कॉलम के केस में हमारा EI भी कांस्टेंट रहेगा। EI क्या है, E होता है मेरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और I होता है मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो I हमारा कांस्टेंट तभी रहेगा जब इसका कॉलम का, या तो अगर सर्कुलर कॉलम है तो D चेंज ना हो, या फिर अगर रेक्टेंगुलर कॉलम है तो B और D चेंज ना हो, तभी हमारा I कांस्टेंट रहेगा। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जब तक कॉलम का शेप कांस्टेंट है तब तक हमारा कॉलम कैसा है, प्रिज्मेटिक। या हम बोलें एरिया कांस्टेंट है तो मेरा कॉलम प्रिज्मेटिक है। नेक्स्ट एजम्पशन देख लेते हैं, द कॉलम इज़ लॉन्ग। क्योंकि ये बकलिंग थ्योरी है तो हमारा कॉलम लॉन्ग होना चाहिए। एंड सिलेंडर, और कैसा होना चाहिए, सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब है कि किसी कॉलम का जो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन है, मान लीजिए सर्कुलर कॉलम है तो उसका जो D है, डायमीटर जो है, जब लेंथ के कंपैरिजन में बहुत कम होगा तो इस टाइप के कॉलम्स को हम बोलते हैं सिलेंडर कॉलम्स। दूसरे शब्दों में बोलें तो जिस कॉलम की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर डायमेंशन, उसको हम बोलते हैं सिलेंडर कॉलम। तो ये थ्योरी हमारी लॉन्ग और सिलेंडर कॉलम में ही एप्लीकेबल होगी। विच फेल्स ओनली इन बकलिंग, जो कि केवल बकलिंग में ही फेल होगा। लोडिंग इज़ परफेक्टली एक्सियल। कॉलम पे जो भी लोडिंग लग रही है, कॉलम पे जो भी लोडिंग लग रही है वो एक्सियल लोड ही होना चाहिए। अगर किसी कॉलम पर बेंडिंग के कारण लोडिंग आ रही है तो हमारी ये यूलर्स बकलिंग थ्योरी एप्लीकेबल नहीं रहेगी। तो हमारा लोड कैसा होना चाहिए, परफेक्टली एक्सियल। नेक्स्ट हम एनालिसिस कर लेते हैं कि अगर मेरा एक कॉलम है जो दोनों तरफ से हिंज्ड है,
तो इस केस में जो हम क्रिटिकल लोड P बोल रहे थे, जिस पर कॉलम हमारा स्टेबल से अनस्टेबल कंडीशन में जा रहा था, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और हमारा लोड कितना आएगा। तो मैंने एक कॉलम लिया जो दोनों एंड से हिंज्ड है और इस पर एक एक्सियल लोड P लगाया। तो होगा क्या, इस लोड के कारण कॉलम डिफ्लेक्ट करेगा और कॉलम दोनों एंड से हिंज है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सेंटर पर आएगा। तो अगर इसमें सेंटर पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन y आ रहा है और इस यहाँ पर अगर लोड P लग रहा है, तो इस पॉइंट पर मेरा मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P इंटू वाई, क्योंकि हमने मोमेंट इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स मेरा P हो गया और इस P की इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, y। तो मेरा मोमेंट आ गया P इंटू वाई, और इसको मैं नेगेटिव लूँगा क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करेगा ये। तो राइट से अगर क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस होता है तो हम SFD BMD में पढ़ चुके हैं कि ये अगर राइट से क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट होगा तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी कर्वेचर इक्वेशन क्या होती है। इसको हम डिफ्लेक्शन वाली यूनिट में पढ़ेंगे, कर्वेचर इक्वेशन को हम कैसे डिराइव करते हैं। तो फिलहाल के लिए मैंने डायरेक्ट कर्वेचर इक्वेशन ले ली है, EI d2y अपॉन dx2 इक्वल टू m। तो ये होती है मेरी कर्वेचर इक्वेशन। अब मोमेंट मैंने निकाल लिया अभी माइनस py, तो मोमेंट की जगह मैंने माइनस py रख दिया। तो मेरा क्या हो गया, EI d2y अपॉन dx2 इक्वल टू माइनस py। अब हम इस टर्म को इधर ले आएंगे तो EI d2y अपॉन dx2, ये माइनस था, लेफ्ट में आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो EI d2y अपॉन dx2 प्लस py इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इस EI को इस py इसके नीचे ले जाएंगे py के, तो हमारा इक्वेशन बन गई d2y अपॉन dx2 प्लस P अपॉन EI इंटू वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मुझे मैथमेटिक्स का यूज़ करना पड़ेगा कि अगर मेरी इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर y इक्वल टू 0 के फॉर्म में होती है, तो इसका मेरा जो सॉल्यूशन आता है वो क्या हो जाता है, y इक्वल टू C1 कॉस अल्फ़ा x प्लस C2 साइन अल्फ़ा x। और अल्फ़ा क्या है मेरा, जो डी स्क्वायर के साथ में जो टर्म थी उसके साथ जो मेरा कांस्टेंट था उसको हम बोल रहे हैं अल्फ़ा। और ये डी स्क्वायर क्या है, डी स्क्वायर है मेरा d2 अपॉन dx2। तो यहाँ से d अपॉन डी स्क्वायर अपॉन dx2 को मैंने डी स्क्वायर लिख लिया, प्लस अब मुझे अल्फ़ा स्क्वायर चाहिए, तो मेरा अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, P अपॉन EI। क्लियर। तो मेरा यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू आ गया P अपॉन EI। तो यहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट P अपॉन EI। अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ गया अब मेरा, अंडर रूट P अपॉन EI। तो अब मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये जो मेरी इक्वेशन थी इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर इंटू वाई प्लस अंडर रूट P अपॉन EI का स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। वाई मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो डी स्क्वायर प्लस अंडर रूट P अपॉन EI का होल स्क्वायर, y को मैंने बाहर ले लिया, y इक्वल टू 0। ये मेरा उसी इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, डी स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू C1 कॉस अल्फ़ा x प्लस C2 साइन अल्फ़ा x। तो ये मेरा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अल्फ़ा की जगह मैं क्या वैल्यू पुट करूँगा, अंडर रूट P अपॉन EI। तो मेरा अब सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, y इक्वल टू C1 कॉस अल्फ़ा की जगह मैंने अंडर रूट P अपॉन EI पुट कर दिया और x प्लस C2 साइन अल्फ़ा x।
यहाँ तक क्लियर हुआ। x है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट से डाउनवर्ड की तरफ जो डिस्टेंस होगी उसको मैं x लूँगा। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूँ, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट a को देखूँ, x की वैल्यू 0 मतलब मैं कहाँ आ गया, स्टार्टिंग पॉइंट। तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट x की वैल्यू 0 पे अगर डिफ्लेक्शन देखूँ तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन 0 होगा। तो अगर x की वैल्यू 0 पर हमारा डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 0। तो मैं अब इस इक्वेशन में y की जगह भी 0 रखूँगा और x की जगह भी 0 रखूँगा। तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो cos 0 हमारा 1 होता है और sin 0 0 होता है। तो sin 0 0 हुआ तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, और cos 0 हमारा 1 होता है। तो C1 इंटू 1 इक्वल टू, और y की जगह भी 0 कर दिया। तो हमारा ये टर्म पूरा 0 हो गया, ये cos 0 हो गया, और y को हमने क्या पुट किया है, 0। तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 इंटू 1 प्लस 0। तो C1 इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया मेरा, 0। अब हमारा C1 0 आ गया। अब हम नेक्स्ट कंडीशन लगाएंगे कि x इक्वल टू L, मतलब इस कॉलम की अगर टोटल लेंथ L है तो x इक्वल टू L पर भी हमारा डिफ्लेक्शन कितना है, 0। y की वैल्यू 0 है। तो अब हम x की जगह L पुट करेंगे और y की जगह 0 पुट करेंगे। तो हम पुट करते हैं। तो हमने y की जगह 0 पुट किया, तो 0 इक्वल टू C1 की वैल्यू 0 आ चुकी है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि C1 0 है। तो 0 इंटू एनीथिंग 0, तो 0 प्लस क्या आ जाएगा, C2 साइन L अंडर रूट P अपॉन EI। क्लियर। तो यहाँ से C2 साइन L अंडर रूट P अपॉन EI इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि ये तो 0 ही है। तो हमारा क्या आ गया, C2 साइन L अंडर रूट P अपॉन EI इक्वल टू आ गया हमारा 0। अब हमारे C2 की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि C2 की वैल्यू 0 हो गई तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। क्लियर। तो हम 0 को किसके इक्वल करेंगे, इस साइन के इक्वल करेंगे। तो मैंने साइन L अंडर रूट P अपॉन EI को 0 के इक्वल किया। साइन L अंडर रूट P अपॉन EI को 0 के इक्वल किया। तो साइन इनवर्स 0 हमारा होता है पाई, और यहाँ पर साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई सबकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो हमने जनरल फॉर्म ले लिया n पाई। अब अगर n की हम कुछ भी वैल्यू रखेंगे 1 2 3, तो सबकी वैल्यू क्या होगी, 0। इस साइन को मैं इस तरफ ले गया तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, L अंडर रूट P अपॉन EI इक्वल टू साइन इनवर्स 0। और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, इन सब की वैल्यू क्या होती है, 0। तो हम एक जनरल टर्म ले लेंगे n पाई। तो L अंडर रूट P अपॉन EI इक्वल टू हो गया n पाई। अब हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा L स्क्वायर, ये अंडर रूट है, इसको स्क्वायर किया तो ये अंडर रूट हट जाएगा, और राइट में मेरा आ जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने P के लिए निकाल लिया कि मेरा P इक्वल टू क्या आ गया, इस L स्क्वायर को मैं इसके नीचे ले जाऊँगा और EI मेरा ऊपर चले जाएगा। तो n स्क्वायर पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर, ये आ गया मेरा P। और P है मेरा यूलर क्रिटिकल लोड, कि अगर मैंने कॉलम में लोड की वैल्यू इस क्रिटिकल लोड से ज़्यादा बढ़ाई तो मेरा कॉलम कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल। n हो जाएगा मेरा नंबर ऑफ बकलिंग लूप। अब नंबर ऑफ बकलिंग लूप क्या होते हैं, मान लीजिए मेरी
मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, 2 स्टोरी या 3 स्टोरी बिल्डिंग है। तो अब इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में कितने लूप बन रहे हैं? लूप मतलब कॉलम के कितने जंक्शन आ रहे हैं। नंबर ऑफ लूप्स मतलब मेरा कॉलम कितने पार्ट में डिवाइडेड है। तो अगर मैं इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की बात करूं तो यहाँ पे मेरा ये जो, अगर ये एक कॉलम है तो इसमें एक लूप ये हो गया, एक लूप ये हो गया, एक लूप ये हो गया और एक लूप ये हो गया। तो इसमें मेरे कितने लूप हो गए? 4। तो मेरी n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। क्लियर? क्योंकि ये जो इसमें जो डिफ्लेक्शन आएगा, हो सकता है अलग अलग डिफ्लेक्शन आए। ऊपर वाला पार्ट में बाहर की तरफ डिफ्लेक्शन हो, अंदर सेकंड पार्ट है उसमें अंदर की तरफ डिफ्लेक्शन हो। तो इसीलिए हम हर लूप को अलग अलग कंसीडर करके चलेंगे। क्लियर? E हो गया मेरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, I हो गया मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और L हो गई मेरी लेंथ ऑफ कॉलम। नेक्स्ट, इन बेसिक मोड ऑफ फेल्यूर। बेसिक मोड ऑफ फेल्यूर मतलब जनरली जो हमारा बिल्डिंग में फेल्यूर होता है उस केस में हम n की वैल्यू कितनी लेते हैं? 1। बट इफ़ कॉलम इज़ ब्रेस्ड एट इंटरमीडिएट पोजिशन देन n इज़ ग्रेटर देन 1। मतलब कॉलम में बीच में ब्रेसिंग लगी है, मतलब कॉलम बीच में कहीं पर किसी बीम या स्लैब से लिंक्ड है, तो उस केस में हमारा एक इंटरमीडिएट पॉइंट भी आ जाएगा। तो इस केस में हमारे n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। क्योंकि लूप जो है हमारे कितने बन जाएंगे? 2। तो हमारी n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। आगे देखते हैं, इफ़ फेल्यूर इज़ इन बेसिक मोड। अगर हम जनरल फेल्यूर की बात करें तो हमारा n की वैल्यू 1 होती है। तो हम हमारे फॉर्मूले में अगर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारा जो जनरल बकलिंग लोड निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा π² EI अपॉन LE²। L ही है मेरा इफ़ेक्टिव लेंथ। अब इफ़ेक्टिव लेंथ क्या होती है वो देख लेते हैं। इफ़ेक्टिव लेंथ इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट पॉइंट ऑफ ज़ीरो बेंडिंग मोमेंट और डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। मतलब अगर ये मेरा कॉलम है तो इस कॉलम में 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर या 2 ज़ीरो बेंडिंग मोमेंट पॉइंट के बीच की दूरी। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए ये मेरा कॉलम है जिसका एक एंड फिक्स है और एक एंड हिंज है, तो इस फिक्स वाले एंड पर क्या होगा? मेरे मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी, बट ये जो हिंज एंड है यहाँ पर मोमेंट की वैल्यू 0 होगी। तो हमारा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कुछ मान लेते हैं ऐसा बन रहा है। तो एक पॉइंट होगा जहाँ पर मोमेंट की वैल्यू 0 होगी। तो इन 2 पॉइंट के बीच की दूरी को हम बोलेंगे इफ़ेक्टिव लेंथ। क्लियर? तो वह 2 पॉइंट जहाँ पर मोमेंट की वैल्यू 0 है, उन 2 पॉइंट के बीच की जो दूरी होगी उसको हम बोलेंगे इफ़ेक्टिव लेंथ। और हमें क्वेश्चन में इफ़ेक्टिव लेंथ ही लेके चलना है। कोड द्वारा इफ़ेक्टिव लेंथ की वैल्यूज़ डिफ़ाइन कर दी गई हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि अलग अलग कंडीशन में इफ़ेक्टिव लेंथ की हमें क्या वैल्यू लेनी है। उसके बाद आई मुझे क्या लेना है? आई मिनिमम, मतलब मिनिमम आई लेना है। तो किस एक्सिस के अबाउट मेरा आई मिनिमम है वो मुझे देखना है। तो आई का मेरा फॉर्मूला होता है AR²। तो यहाँ से मैंने R इक्वल टू क्या निकाल लिया? √I अपॉन A। और R मेरा क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो जब मैं इस I की जगह AR² पुट करूँगा फॉर्मूले में तो मेरा क्या आ जाएगा? π² EA² अपॉन LE का स्क्वायर। उसके बाद मैं इस R को LE के नीचे ले गया तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा π² EA अपॉन LE अपॉन R का होल स्क्वायर। और ये जो LE अपॉन R है इसको हम लिखेंगे लैम्डा, जिसको मैंने स्टार्टिंग में बताया था स्लेंडरनेस रेशो। स्टार्टिंग में मैंने एक टर्म की बात की थी स्लेंडरनेस रेशो। इसी के बेसिस पे हमारा डिफ़ाइन होता है कि हमारा कॉलम लॉन्ग है या शॉर्ट है या इंटरमीडिएट है।
तो स्लेंडरनेस रेशो क्या हो गया, यहाँ से मेरा स्लेंडरनेस रेशो हो गया LE/R। क्लियर। तो LE/R को हम क्या बोल रहे हैं, स्लेंडरनेस रेशो। तो यहाँ से मेरा फॉर्मूला आ गया PE/A बराबर π²E/λ²। और हम स्ट्रेस का फॉर्मूला जानते हैं, स्ट्रेस इज टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो P/A को मैं क्या लिख रहा हूँ, स्ट्रेस। तो मैंने सिग्मा लिख दिया, सिग्मा इक्वल टू हो गया मेरा π²E/λ²। और ये क्या आ गई मेरी सिग्मा ई, यूलर्स फेल्यूर स्ट्रेस। मतलब अगर कॉलम में स्ट्रेस की वैल्यू इस स्ट्रेस को एक्सीड कर जाएगी तो कॉलम फेल हो जाएगा। क्लियर। तो हमारी जो सिग्मा ई की वैल्यू है वो सिग्मा वाई से कम होनी चाहिए। तो ये थी हमारी यूलर बकलिंग थ्योरी। इसमें मुझे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, स्लेंडरनेस रेशो क्या होता है, इनका ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मेरा यूलर बकलिंग फेल्यूर कर्व। तो हमने जो यूलर थ्योरी पढ़ी उसके बेसिस पर यूलर ने जो हमारा बकलिंग स्ट्रेस था और स्लेंडरनेस रेशो था, इन दोनों में एक रिलेशन दिया जिसको हम बोलते हैं यूलर बकलिंग फेल्यूर कर्व। हम पहले समझ लेते हैं स्लेंडरनेस रेशो क्या होता है। स्लेंडरनेस रेशो किसी भी कॉलम के बकल होने की टेंडेंसी को शो करता है। क्या शो करता है, बकलिंग टेंडेंसी। मतलब जितना ज़्यादा कॉलम का लैम्डा होगा, स्लेंडरनेस रेशो जितना ज़्यादा होगा उतनी ही जल्दी कॉलम बकल करेगा, और जितनी जल्दी कॉलम बकल करेगा उतना ही उसमें लोड या स्ट्रेस लेने की कैपेसिटी कम होगी। तो हम कर्व से देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लैम्डा की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, इसका जो स्ट्रेस लेने की कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है। तो हम जो यूलर ने हमें कर्व दिया वो देखते हैं। इसमें हमें 5 पॉइंट्स दिख रहे हैं ABCDE। तो A हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है शेप शॉर्ट कॉलम। तो मेरी पहली चीज़ क्लियर हो गई कि लैम्डा की वैल्यू अगर कम होगी तो कॉलम शॉर्ट होगा। तो A हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू सबसे कम होगी। तो इस रीजन में जितने भी कॉलम लाई करेंगे, मतलब जिन कॉलम्स का लैम्डा इस रीजन में लाई करेगा, तो वो किस टाइप के कॉलम होंगे, शेप शॉर्ट कॉलम। एक चीज़ और है, इस कर्व के नीचे अगर वैल्यू मेरी लाई करती है स्ट्रेस की तो मेरा कॉलम कैसा रहेगा, सेफ रहेगा। और जैसे ही वैल्यू इस कर्व के ऊपर जाती है तो मेरा कॉलम कैसा हो जाएगा, अनसेफ। क्लियर। तो ए हमारा क्या हो गया, सेफ शॉर्ट कॉलम। बी हो गया मेरा सेफ इंटरमीडिएट कॉलम। हमने कॉलम में 3 कैटेगरी पढ़ी थी, शॉर्ट, लॉन्ग और इंटरमीडिएट। तो शॉर्ट कॉलम हमारे ए रीजन वाले जितने कॉलम होंगे शॉर्ट कॉलम होंगे, बी रीजन वाले जो कॉलम होंगे वो हमारे इंटरमीडिएट कॉलम होंगे और सेफ होंगे। सी रीजन वाले जो कॉलम होंगे वो होंगे सेफ लॉन्ग कॉलम। क्लियर। उसके बाद हम डी रीजन में आते हैं। तो डी वाले जो कॉलम होंगे वो कैसे होंगे, अनस्टेबल लॉन्ग कॉलम। और इसको सेफ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस यहाँ पर डी रीजन में जितने भी कॉलम होंगे उनकी जो स्ट्रेस है वो सिग्मा वाई जो यील्ड स्ट्रेस है उससे कम है। तो मेरा कॉलम सेफ तो होगा लेकिन स्टेबल नहीं होगा। क्लियर। उसमें बकलिंग आ गई होगी। उसके बाद ई रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा अनसेफ शॉर्ट कॉलम। अब लैम्डा की वैल्यू से पता चल गया हमें कि कॉलम शॉर्ट है, बट इसकी यहाँ पे जितने भी कॉलम होंगे उनमें स्ट्रेस सिग्मा वाई से ज़्यादा होगा, तो मेरा कॉलम कैसा हो जाएगा, अनसेफ। तो ई रीजन में जो भी कॉलम लाई करेंगे वो कैसे रहेंगे, अनसेफ शॉर्ट कॉलम। ये हमें यूलर बकलिंग फेल्यूर कर्व से पता चल गया कि कॉलम शॉर्ट है कि लॉन्ग है। नेक्स्ट हम लिमिटेशन ऑफ यूलर थ्योरी देख लेते हैं कि यूलर थ्योरी एप्लीकेबल करने के लिए क्या क्या लिमिटेशन है। तो हमारा पहला लिमिटेशन है कि यूलर थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन स्लेंडरनेस रेशो इज ग्रेटर देन क्रिटिकल स्लेंडरनेस रेशो।
हमने पढ़ा था यूलर थ्योरी केवल लॉन्ग कॉलम के लिए एप्लीकेबल है, और हमारा कॉलम लॉन्ग कब होगा, जब हमारे स्लेंडरनेस रेशो की वैल्यू क्रिटिकल स्लेंडरनेस रेशो की वैल्यू से, अब ये वैल्यू कितनी होगी इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए बकलिंग स्ट्रेस वाला फार्मूला ही यूज़ करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं, क्रिटिकल स्लेंडरनेस रेशो इज़ दैट स्लेंडरनेस रेशो एट विच क्रशिंग एंड बकलिंग अकर साइमल्टेनियसली। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमारा कॉलम या तो बकलिंग में फेल होगा या क्रशिंग में फेल होगा। तो जिस स्लेंडरनेस रेशो की वैल्यू पर कॉलम में बकलिंग और क्रशिंग साइमल्टेनियसली अकर करे उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल स्लेंडरनेस रेशो। और अगर लैम्डा की वैल्यू इस क्रिटिकल स्लेंडरनेस रेशो से ज़्यादा होगी तो पहले बकलिंग होगी, और अगर कम होगी तो पहले क्रशिंग होगी। तो अब हम पहले लैम्डा सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये वैल्यू आएगी कितनी। तो हम देख लेते हैं, एट क्रिटिकल स्लेंडरनेस रेशो बकलिंग इज इक्वल टू क्रशिंग। तो बकलिंग का फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं, पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा सी स्क्वायर। क्रशिंग को हम सिग्मा वाई के इक्वल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इस स्ट्रेस पे आके हमारा कोई भी मेंबर टूट जाएगा। मतलब अगर किसी भी सेक्शन पे स्ट्रेस की वैल्यू यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा हो गई, मतलब वहाँ पर यील्डिंग हो जाएगी और वो सेक्शन फेल हो जाएगा। तो हम क्रशिंग को यील्डिंग के इक्वल मान के चल रहे हैं। तो हमारा जो क्रशिंग में जो स्ट्रेस है वो किसके बराबर हो गया, यील्ड स्ट्रेस के बराबर। तो यहाँ से मेरा लैम्डा सी इक्वल टू निकल के आ गया अंडर रूट पाई स्क्वायर ई अपॉन सिग्मा वाई। माइल्ड स्टील के लिए हमें ई की वैल्यू पता है 2.1 इंटू 10⁵ होती है, और सिग्मा वाई की वैल्यू हम कंप्रेशन में कितनी लेते हैं 263। तो जब ये ई और सिग्मा वाई की वैल्यू पुट करके हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से लैम्डा सी की वैल्यू आ जाती है 88.7, या इसको हम 90 के इक्वल भी एज्यूम करके चल सकते हैं। तो अगर मेरे लैम्डा की वैल्यू 90 से ग्रेटर है तो मेरा कॉलम लॉन्ग रहेगा, और यूलर थ्योरी भी तभी एप्लीकेबल होगी जब स्लेंडरनेस रेशो की वैल्यू 90 से ज़्यादा होगी। इट मीन्स फॉर माइल्ड स्टील अ कॉलम विल बी कॉल्ड लॉन्ग इफ़ स्लेंडरनेस रेशो इज़ मोर देन 90। तो माइल्ड स्टील के केस में, क्योंकि हमने ई और सिग्मा वाई की वैल्यू जो रखी हैं वो माइल्ड स्टील की रखी हैं, तो माइल्ड स्टील के केस में अगर स्लेंडरनेस रेशो 90 से ग्रेटर होगा तभी हमारा कॉलम लॉन्ग होगा, नहीं तो शॉर्ट कॉलम होगा या इंटरमीडिएट होगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसका रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम रैंकाइन थ्योरी और कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।